नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। स्वागत है आपका सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में। आज बात बलूचिस्तान की। पाकिस्तान का वो प्रांत जहां एक तरफ आज़ादी की जंग चल रही है और दूसरी तरफ चीन ने भारी निवेश कर दिया है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए चीन सीधे अरब सागर तक अपनी पहुंच बना रहा है। तो क्या भारत के हालिया मिलिट्री ऑपरेशन में चीन अपना यही निवेश बचाने के लिए पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़ा हुआ, उसे सैन्य तकनीक और संसाधनों से मदद की? और क्या वो भारत को घेरने के लिए चीन पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है, यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का? बलूचिस्तान का आखिर उसके लिए क्या महत्व है? हाल में एक संगठन ने बलूचिस्तान की आज़ादी का ऐलान किया है। आखिर इसका क्या मतलब है? मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब, बशर्ते आप ये वीडियो पूरा देखें। तो शुरू करते हैं इस तस्वीर से। ये तस्वीर पाकिस्तान का नक्शा और यहाँ पर है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान यानी चीन का पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत। 4 प्रांत हैं पाकिस्तान में, सिंध है, पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा है और बलूचिस्तान। यहाँ पर जो पीओके है यानी पाक अधिकृत कश्मीर है वो इधर है, लेकिन 4 ये उसके प्रांत हैं। पाक अधिकृत कश्मीर को अभी वो आज़ादी का ख्वाब दिखाता रहता है और भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है। अब जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसमें गिलगिट और बाल्टिस्तान आता है, लेकिन बलूचिस्तान जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ बलूच, पश्तून और तमाम छोटी जनजातियाँ हज़ारों साल से रह रही हैं। यहाँ के लोग बड़े बहादुर माने जाते हैं। प्राचीन काल में ये मकराना और गंधार सभ्यता का हिस्सा था। गंधार वही जहाँ से गांधारी आई थी। सिकंदर भी यहीं से होकर गुजरा था। महाभारत में इसे बहलीक कहा गया है और यहाँ का एक योद्धा भूरिश्रवा कौरवों की ओर से लड़ा था। खैर, बात हम आज वर्तमान की कर रहे हैं। ज़रा इस नक्शे को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये है बलूचिस्तान का नक्शा। ये है ग्वादर, जो अरब सागर के एकदम उसका एक बंदरगाह है। आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से आप सीधे जल मार्ग पा सकते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। इसके कुल क्षेत्रफल का लगभग 44% हिस्सा अकेले इस बलूचिस्तान में आता है। ईरान, अफगानिस्तान और अरब सागर से घिरा हुआ है। ईरान है, अफगानिस्तान है और नीचे अरब सागर है। यहाँ की आबादी तकरीबन 1.5 करोड़ है। ये पूरा जो क्षेत्र है वो तेल, गैस, सोना और तांबे जैसे खनिजों से भरपूर है। यहाँ की रेकोडिक खदान को दुनिया की सबसे बड़ी तांबा सोना खदानों में से एक माना जाता है। लेकिन इस समृद्धि के बावजूद बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे कम विकसित क्षेत्र है। यहाँ साक्षरता दर सबसे कम है और बुनियादी सुविधाएं लगभग ना के बराबर हैं। 1876 में अंग्रेज़ों ने कलात, यहाँ की एक रियासत थी, उसको आंतरिक स्वायत्तता दी थी, जैसे भूटान और सिक्किम को दी थी। बलूचिस्तान दरअसल 4 रियासतों कलात, खरन, लासबेला और मकरान, इनसे मिलकर बनता है। 11 अगस्त 1947 को, यानी भारत की आज़ादी के 4 दिन पहले, कलात के खान मीर अहमद यार खान ने बलूचिस्तान को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया था। दिलचस्प बात यह है कि मोहम्मद अली जिन्ना, जो बाद में पाकिस्तान के संस्थापक बने, उन्होंने ही ब्रिटिशों के सामने कलात की स्वतंत्रता का केस लड़ा था। लेकिन ये जो आज़ादी है ये केवल 227 दिन चली। 28 मार्च 1948 को जिन्ना ने, जिन्होंने कभी केस लड़ा था, पाकिस्तानी सेना को कलात पर हमला करने का आदेश दिया। मेजर जनरल अकबर खान की अगुवाई में सेना ने कलात पर कब्जा कर लिया और खान को कराची ले जाकर जबरन विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाए गए। ये विलय पूरी तरह से सैन्य बल पर हुआ था, जिसे बलूच लोग आज तक धोखा मानते हैं और इसीलिए वे लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ये बलूच लड़ाकों की तस्वीर है जो लगातार पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ विद्रोह करते रहते हैं। कई बार विद्रोह किया। आज़ादी के तुरंत बाद 1948 में, फिर 10 साल बाद 58 और 59 में, और फिर बमुश्किल 4 साल बाद 62 और 63 में, और फिर 73-77 में बड़े विद्रोह हुए। 1970 के दशक में जनरल टिक्का खान ने इन विद्रोहों को बहुत ही बेरहमी से दबाया था और टिक्का खान को बलूचिस्तान का कसाई कहा गया है।
नवाब अकबर खान बुगती, डॉक्टर अल्लाह नज़र, बलाच जरी जैसे बड़े बड़े बलूच नेता इस आज़ादी की लड़ाई में अब तक शहीद हो चुके हैं। फिलहाल बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA इस विद्रोह का सबसे बड़ा सक्रिय चेहरा है। BLA ने 2003 से अपनी सशस्त्र कार्रवाइयां शुरू की, जिसमें पाकिस्तानी सेना, खुफिया केंद्र और चीनी प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाया गया। 2025 में BLA ने 51 जगहों पर 71 हमलों का दावा किया, जिसमें दर्जनों सैनिक मारे गए। अब आप कहेंगे कि ये चीन कहां से आ गया अचानक, चीनियों पर हमला क्यों हो रहा है? इस पर हम अभी आप आएंगे और बात करेंगे। फिलहाल जान लेते हैं कि बलूचिस्तान में आज़ादी की मांग का कारण है क्या। सबसे बड़ी बात तो संसाधनों का शोषण। बलूचिस्तान पाकिस्तान की आधी गैस आपूर्ति करता है, लेकिन यहाँ के लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। फिर मानवाधिकार उल्लंघन का सवाल है। पाकिस्तानी सेना पर 20,000 बलूच कार्यकर्ताओं को गायब करने का आरोप है। और जो एक सांस्कृतिक दमन है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। बलूच भाषा और संस्कृति को पंजाबी प्रधान पाकिस्तानी संस्कृति में दबाया गया है। और आपको तो पता ही होगा कि 1971 में ये बांग्ला भाषा ही थी जिसकी वजह से अलग हुआ था पूर्वी पाकिस्तान, और बांग्लादेश के रूप में जो ग्लोब है उसमें एक नया देश उभर कर सामने आया था। और अभी 9 मई 2025 को एक बलूच कार्यकर्ता बीर यार बलूच ने सोशल मीडिया पर रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान लिखा, स्वतंत्रता की घोषणा की। उन्होंने भारत और संयुक्त राष्ट्र से सहायता मांगी कि आप मान्यता दीजिए, और इसके अलावा मुद्रा और पासपोर्ट जैसे संसाधनों की मांग की। पाकिस्तान ने इस घोषणा को विदेशी साजिश करार दिया। सेनाध्यक्ष जनरल असीम मुनीर ने बलूच विद्रोहियों को सख्त चेतावनी दी। भारत पर आरोप है कि बलूचिस्तान के कार्यकर्ताओं को जो वहां लड़ाई कर रहे हैं उनको वो मदद करता है, यह पाकिस्तान की ओर से कहा जाता है। बहरहाल भारत वहां मानवाधिकार हनन का सवाल तो उठाता है, लेकिन इस आज़ादी की घोषणा पर उसने कोई प्रतिक्रिया फिलहाल नहीं दी। दरअसल उसे पता है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से ज्यादा अब चीन का रणनीतिक क्षेत्र है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC या CPEC, ये सबसे अहम हिस्सा है बलूचिस्तान। आखिर क्या है ये CPEC, जो भारत के लिए भी थोड़ी चिंता की वजह बन रहा है? यह है CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। आप ये देख रहे हैं, ये रास्ता सीधे चीन को POK के जरिए जोड़ता है नीचे ग्वादर तक, यानी अरब सागर तक चीन की पहुंच हो रही है। और ये 2015 में ये परियोजना शुरू हुई थी। ये एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना जो चीन की है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI, ये उसका हिस्सा है। इसका मकसद चीन के शिनजियांग प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ना है। ये 3000 किलोमीटर लंबा गलियारा है, जिसमें सड़कें बन रही हैं, रेलवे लाइन बिछ रही है, पाइपलाइनें और ऊर्जा परियोजनाओं का जाल बिछ रहा है। आप अगर यहाँ देखें तो ये जितने नीले निशान हैं ये हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, ये जो भूरे हैं ये कोल प्रोजेक्ट हैं जहाँ पर बिजली उत्पादन यानी जो कोयले के बिजली घर हैं वो हैं। जो ये सोलर एनर्जी की बात वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये जो पीले निशान है ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। विंड एनर्जी, जो ये ट्रायंगल दिख रहा है वो विंड एनर्जी के लिए। तो कुल मिला के इस पूरे इलाके को ज़बरदस्त तरीके से चीन अपने कब्जे में एक तरह से आर्थिक विकास के लिए ले रहा है। और इसका सबसे बड़ा हिस्सा है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में कुछ ज़्यादा ही उसकी रुचि है, क्योंकि अरब सागर तक पहुंचने का जो रास्ता है वो है ग्वादर, जो वहाँ बंदरगाह है। यानी अगर हम ऐसे समझें कि CPC से क्या होगा, अरब सागर में रणनीतिक बंदरगाह ग्वादर पोर्ट, ये मिल जाएगा चीन को, यानी चीन की पहुंच वहां तक हो जाएगी। इसका क्या फ़ायदा है अभी बताते हैं। ऊर्जा परियोजनाएं, कोयला, हाइड्रो और सौर ऊर्जा संयंत्र पूरे पाकिस्तान के इस पूरे हिस्से में, ख़ासतौर पर इस जो कॉरिडोर है उसके इर्द गिर्द लगेंगे। सड़क और रेल नेटवर्क, कराची से पेशावर और खुंजरात तक, यानी सीधे सीधे कोशिश ये है कि चीन का जो पूरा माल है वो इस पूरे इलाके से गुजरे। और विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहां पर
तमाम छूट के साथ औद्योगिक इकाइयां लगाई जाती हैं। विकास का एक मॉडल है, चाइना ने उसका बड़ा इस्तेमाल किया है और अब वो अपना फैलाव इस पूरे इलाके में इस कॉरिडोर के जरिए करना चाहता है। ये परियोजना 2030 तक पूरी होने की उम्मीद थी, लेकिन बीच में कोरोना आया और सुरक्षा और आर्थिक संकट भी इसे थोड़ा पीछे चला रहे हैं। सीपेक से पाकिस्तान और चीन दोनों को फायदे की उम्मीद है। आइए देखते हैं इससे चीन और पाकिस्तान को क्या फायदा होगा या हो रहा है। पाकिस्तान को फायदा क्या है? ऊर्जा आपूर्ति। जो सीपेक ने 10,400 मेगावाट बिजली जोड़ी है, यानी पाकिस्तान का जो कुल उत्पादन है उसमें बिजली जुड़ गई है और पाकिस्तान में बिजली कटौती की समस्या कम हुई है। जैसे उदाहरण क्या है? थर कोल पावर प्लांट और पोर्ट कासिम कोल प्लांट, ये जो नए जुड़ गए हैं, इससे पाकिस्तान में जो ऊर्जा संकट है वो थोड़ा कम हुआ है। आर्थिक विकास किस तरह? सड़कें, रेलवे और विशेष आर्थिक क्षेत्रों से रोजगार और निवेश बढ़ा है। 5,000 से अधिक स्थानीय नौकरियां वहां सृजित हुई है। अब और देखते हैं आगे। ये क्षेत्रीय हब पाकिस्तान को दक्षिण एशिया का व्यापारिक केंद्र बनने का मौका मिल सकता है, यानी चीन के निवेश से पाकिस्तान का ये पूरा कॉरिडोर जो है वो एक नए आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित होगा और पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है। कराची पेशावर रेलवे और मोटरवे ने जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी बढ़ा दी है। अब सवाल है इससे चीन को क्या फ़ायदा होगा? चीन को जो फ़ायदा है, जैसा मैंने पहले बताया, मलक्का की खाड़ी से उसे नहीं गुजरना पड़ेगा, यानी चीन को मध्य पूर्व और अफ्रीका से तेल और गैस के लिए 12,000 की भी छोटा मार्ग मिल जाएगा, जिससे मलक्का स्ट्रेट की निर्भरता कम हो जाएगी। अब मलक्का स्ट्रेट क्या है? यानी मलक्का का जो एक मार्ग है, जल मार्ग, जो इंडोनेशिया और सिंगापुर जहां है, मलेशिया जहां है, उससे एक बहुत ही सकरा मार्ग है, जो समुद्री मार्ग है। वहां से चीन के जहाज़ जाते हैं। काफ़ी भीड़ है उस इलाके में और घूम कर जाना होता है, यानी अगर आपको चीन से इधर आना है अरब देशों की ओर या यूरोप की ओर, तो पहले आप उस इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच से एक सकरे गलियारे से, समुद्री गलियारा जिसे मलक्का स्ट्रेट कहते हैं, वहाँ से आप गुजरते हैं, जहाँ बीच में इतना सकरा है कि कुल चौड़ाई 2.8 किलोमीटर ही रह जाती है, यानी जहाज़ों की एक लंबी भीड़ जैसे सड़कों पर जाम लग जाता है। तो वहाँ से गुजरकर फिर हिंद महासागर होते हुए पूरा घूम कर जाना होता है। अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधे निकल कर 12,000 किलोमीटर का उसका जो रास्ता है वो कम हो जाएगा। और फिर जो लाभ है वो रणनीतिक लाभ है। ग्वादर पोर्ट और हम्बनटोटा जो श्रीलंका है, इन दोनों जगहों पर बंदरगाह जो हैं वो चीन की नौसेना को हिंद महासागर में अतिरिक्त ताकत देंगी और आर्थिक विस्तार तो इससे होगा ही। चीनी कंपनियां परियोजनाओं को लाभकारी इकाइयों के रूप में चलाती हैं, जिससे चीन की अर्थव्यवस्था को फायदा होता है। जाहिर है ये पाकिस्तान के लिए भी फायदेमंद है और चीन के लिए तो बहुत ही फायदेमंद है, लेकिन इससे पाकिस्तान पर कर्ज का जो दुष्चक्र है वो और गंभीर हो जाएगा। पाकिस्तान पर जो कुल कर्ज है उसका 1/3 चीन का है, यानी चीन के जो कर्ज का जाल है वो और बढ़ेगा। और इसीलिए बलूचिस्तान में जो स्थानीय लोग हैं माफ़ करिएगा, वो सीपेक को आधुनिक उपनिवेशवाद मानते हैं, यानी अब नया उपनिवेशवाद है, क्योंकि उन्हें रोज़गार और संसाधनों में कोई हिस्सा नहीं मिलता। और बलूचिस्तान में ये जो चीन की कार्रवाइयाँ हैं ये भारत के लिए भी चुनौती पेश कर रही हैं। क्या हैं वो चुनौतियाँ, वो भी देखते हैं। सीपेक जो है वो गिलगिट और बाल्टिस्तान, यानी जो POK है, पाकिस्तान अधिकृत, जो आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो इलाका है, जो जम्मू कश्मीर का ये जो POK यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, गिलगिट और बाल्टिस्तान, यहाँ से ये गलियारा गुजरेगा, यानी जो संप्रभुता का मुद्दा है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत चूंकि इसे अपना हिस्सा मानता है और इसलिए भारत ने इसको अस्वीकार्य बताया है। रणनीतिक खतरा क्या है? ग्वादर पोर्ट से चीन की नौसेना को हिंद महासागर में पैठ मिलती है, जो भारत के समुद्री हितों के लिए भी खतरा है और इससे बढ़ेगा आर्थिक असंतुलन। सीपेक से पाकिस्तान मजबूत होता है, जो भारत के क्षेत्रीय प्रभाव को कम कर सकता है। और फिर आतंकवाद, यानी बलूचिस्तान में जो अस्थिरता है, आतंकवादी गतिविधियां और बढ़ सकती हैं और ये भारत को भी प्रभावित कर सकती है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि सीपेक भारत को मध्य एशिया तक व्यापार के लिए अवसर
दे सकता है, यानी भारत को भी दे सकता है, बशर्ते भारत पाक के संबंध सुधरे। भारत ने चाबहार पोर्ट जो ईरान में है और प्रोजेक्ट मौसम जैसे समानांतर प्रोजेक्ट शुरू किए हैं ताकि सीपेक का मुकाबला कर सके। लेकिन बलूच विद्रोह सीपेक के लिए सबसे बड़ा खतरा है, जो इससे बहुत नाराज है। आखिर क्यों है नाराज और क्या कहते हैं? दरअसल सीपेक से हो रहा है विस्थापन। सीपेक प्रोजेक्ट्स ने हजारों बलूचों को विस्थापित किया है और हम भारत में भी देखते हैं कि जहां पर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं जहां खनिज इलाके हैं, आदिवासी क्षेत्र हैं, तो वहां विस्थापन होता है और वही साथ में स्थिति होती है उपेक्षा, यानी स्थानीय लोगों को नौकरियां नहीं मिलती हैं और जो चीनी है और पंजाबी श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाती है। जो पाकिस्तान है उसमें पंजाबियों का बहुत वर्चस्व है, ऐसा कहा जाता है और इसलिए तमाम जो दूसरी क्षेत्रीय अस्मिताएं हैं वो इससे नाराज़गी रखती है। सांस्कृतिक खतरा बलूच की ओर से हमेशा ये सवाल उठता है। बलूचों को लगता है कि उनकी पहचान और जनसांख्यिकी यानी उनकी आबादी का जो संतुलन है वो खतरे में पड़ जाता है। अब आप ये देखें वहाँ पर किस तरीके से इस विद्रोह का असर, हमले होते हैं। चीनी प्रोजेक्ट्स को किस तरह से उड़ाया गया, इसकी कुछ तस्वीरें हैं और वहाँ चीनी कर्मचारियों पर भी हमले हुए हैं। बीएलए ने चीनी कर्मचारियों और प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाया है। 2018 में कराची में चीनी वाणिज्य दूतावास, 2022 में चीनी यात्रियों की गाड़ी और 2025 में ग्वादर पोर्ट पर भी हमले हुए। 2025 में चीन ने सीपेक प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा के लिए 60 निजी सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया है। 3 कंपनियां लगाई हैं इसके लिए, डेविस सिक्योरिटी, चाइना ओवरसीज सिक्योरिटी और हुआक्स झोंगशान। यानी पाकिस्तान की सेना पर चीन को भी भरोसा नहीं है, वहाँ की पुलिस पर भी भरोसा नहीं है। हालांकि ये जो निजी कंपनियां हैं सुरक्षा की, वो उनके साथ मिलकर काम कर रही है। साफ है कि बलूचिस्तान सिर्फ पाकिस्तान का एक प्रांत नहीं, चीनी रणनीति की एक प्रयोगशाला है, जहां वो भारत से सीधी लड़ाई किए बिना भारत को घेरने या फिर पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहा है। हालिया मिलिट्री ऑपरेशन ने यह साबित किया है कि पाकिस्तान के पीछे दरअसल चीन ही भारत से लड़ रहा था। इस लड़ाई में आम बलूची घास की तरह कुचले जा रहे हैं। पाकिस्तान का प्रांत होकर भी बलूचियों को पाकिस्तान की सरकार से कोई उम्मीद नहीं, लेकिन वे अपनी आज़ादी की लड़ाई को कब और कैसे अंजाम तक पहुंचा पाएंगे कोई नहीं जानता। आज के लिए बस इतना ही। आशा है सच बताने का हमारा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें। अब दीजिए इजाज़त और बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.